नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, हम आपसे केतु के गंडांत यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हमने पहले आपको कहा था कि इस बारे में बात करेंगे। केतु जो है गंडांत क्षेत्र से यात्रा शुरू हो गई है केतु की, और ये काफी पहले से हुई है। लेकिन यदि आप एक अंश से लेंगे तो ये 3 सितंबर से केतु गंडांत क्षेत्र से गुजर रहे हैं। गंडांत के बारे में आपको पता होगा, हमने पहले भी बताया है। गंडांत जो है जलीय राशि और अग्नि तत्व राशि के बीच का जो क्षेत्र होता है, प्रायः माना जाता है कि ये 3-20 जलीय नक्षत्र का, माने एक नवांश जलीय का और शुरुआती अग्नि तत्व राशि का नवांश। तो 3-20 उधर जल में और 3-20 अग्नि में। तो आप देखें तो ये जो है सारी राशियां जो है ये बुध की नक्षत्र पड़ते हैं और या केतु के नक्षत्र होते हैं। अग्नि तत्व जो है केतु के नक्षत्र होते हैं। आपको पता है कि 1, 5, 9 में जो शुरुआती नक्षत्र है सब केतु के नक्षत्र है, लॉर्डशिप में माने जाते हैं। और बुध जो है माना जाता है जलीय नक्षत्र में अंतिम क्षेत्र का वो अधिकारी माना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है गंडांत है। लेकिन इसमें भी जो अंतिम एक अंश होता है जलीय राशियों का और अग्नि तत्व राशियों का, जो शुरुआती एक अंश होता है, ये सबसे ज्यादा गंडांत क्षेत्र के रूप में कुख्यात है। और इसमें जैसे ये गंडांत क्षेत्र यदि आप देखिए राशि से, तो मीन और मेष में पहला गंडांत क्षेत्र पड़ता है। दूसरा जो है ये कर्क और सिंह में माना जाता है, जो कर्क और सिंह में। और तीसरा जो है ये वृश्चिक और धनु राशि में माना जाता है। और जब भी गंडांत क्षेत्र से, देखिए चंद्र भी गंडांत क्षेत्र से गुजरता है और हर महीने में हर 90 दिन क्या कहते हैं, तो महीने में 3 बार चंद्रमा गुजरता है, लेकिन बहुत छोटे घंटों में वो होता है, तो उसका इम्पैक्ट कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जैसे ग्रहों का भी गंडांत क्षेत्र से वो 1-2 दिन का या 2.5 दिन का होता है, तो ये भी बहुत इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन जो वक्री ग्रह होते हैं वो गंडांत में आते हैं, छोटे ग्रह, वो भी उसका भी इम्पैक्ट दिखता है। जैसे इस बार मंगल का गंडांत का असर आपको दिखेगा। और जब बड़े ग्रह जब गंडांत क्षेत्र से गुजरते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा महसूस होता है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो गुरु हो और राहु और केतु। क्योंकि जब गंडांत क्षेत्र से आते हैं तो वक्री गति से वो चलते हैं, तो स्पेशली इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो अभी जो है अभी देखा केतु जो है ये सबसे, जो गंडांत क्षेत्र में सबसे दुर्धर्ष माना जाता है, सबसे कठिन गंडांत क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र से गोचर करने वाले हैं। ये गोचर करने वाले हैं मूल और ज्येष्ठा नक्षत्र के क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। मूला नक्षत्र के पहले नवांश वाले क्षेत्र से निकलकर ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम नवांश वाले क्षेत्र से ये गुजरने वाले हैं। उसमें भी एक अंश से, आपको पता है कि लगभग आधे डिग्री से भी नीचे पर आ गए हैं केतु। और ये बल्कि अब क्रॉस कर जाएंगे। यदि आप इससे लेंगे, ट्रू नोट से लेंगे, तो 19 को उन्होंने क्रॉस कर लिया है और आ गए हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में। लेकिन यदि आप मीन नोट से लेते हैं तो 23 तारीख को वो भारत में अधिकांश जगहों पर वो 23 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे। तो आपने देखा होगा इस समय लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये जो क्षेत्र है, हम नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 3 डिवीजन में बांटते हैं। और वो हमारे एज, जैसे हमारा जो बचपन है, हमारी युवावस्था है और हमारा बुढ़ापा है, तो उसी सेंस में ये 27 नक्षत्रों को बांटा गया है कि पहले नवांश से, अश्विनी से लेकर अश्लेषण नक्षत्र जो है, शुरुआती 9 नक्षत्र जो है वो क्षेत्र माना जाता है राजसिक क्षेत्र, राजसिक स्वभाव के नक्षत्र माने जाते हैं। पहले लेवल में वो राजसिक स्वभाव के नक्षत्र है। और जो दूसरा होता है मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र का जो क्षेत्र होता है, वो 9 नक्षत्र जो होते हैं वो तामसिक स्वभाव के माने गए।
और अंतिम जो नौ नक्षत्र होते हैं, जो मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र का होता है, उसको हम सात्विक मानते हैं। तो ये जो अभी गोचर हो रहा है, ये सात्विक से तामसिक में हो रहा है, क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो ये इसमें हो रहा है। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो प्रायः ग्रह जब जाते हैं, ये चूंकि वक्री राहु केतु तो वक्री गति से गोचर करते हैं, लेकिन जो गुरु है, शनि है या दूसरे जो ग्रह है, वो सब सीधी गति से जब गोचर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो तामसिक क्षेत्र से ये सात्विक क्षेत्र में जाते हैं। और तामसिक और सात्विक, देखिए इस कंसेप्ट को समझने की इस तरह से जरूरत है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम बचपन में बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में आते हैं, तो हम एक हायर प्लेन से आते हैं, माना जाता है कि, तो वो हायर प्लेन जो है, वो रेवती नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, वो हायर प्लेन में माना जाता है, क्योंकि सात्विक नक्षत्र का एरिया है। वहां से हम आते हैं राशिक में। राशि का मतलब एक्टिविटी होता है, तो हम इस दुनिया में आते हैं, एक पुनर्जन्म हमारा होता है, एक जन्म होता है, तो हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमको एक्टिविटी करनी होती है, तो वो एनर्जी हमको राशिक एनर्जी मिलती कही जाती है, शुरुआती 9 नक्षत्र की। और जब हम जवान होते हैं, नौकरी करते हैं, गृहस्थी में आते हैं, तो वो जो वो क्षेत्र होता है, पूरा गृहस्थी वाला जो क्षेत्र होता है, आप कह लीजिए 20-25 साल से लेकर आपका 50-60 तक का जो समय है, वो माना जाता है। 40 साल के हिसाब से देखिए तो 120 साल विश्वोत्तरी में माना गया है, तो 40-40 साल का देखिएगा तो 40 शुरुआती साल ये रख लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में क्या है, हमारी आयु 80, 85, 90 तक की मानी गई है। तो आप इसको इस तरह से, हमने आपको कहा कि शुरुआती 25 साल इधर रखिए, उसके बाद 25 साल रखिए वहाँ, 25-28 साल, और उसके बाद आप अंतिम 25-30 साल जो रखिए उसमें रखिए सात्विक नक्षत्र वाले क्षेत्र में। तो जब हम तामसिक में आते हैं, तामसिक क्षेत्र में आते हैं, तो हम गृहस्थी में आते हैं, हम युवावस्था में होते हैं, और प्रौढ़ अवस्था तक का जो क्षेत्र होता है, वो जो क्षेत्र है वो मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र का क्षेत्र है। और फिर हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, हम रिटायर करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, और उसके बाद हमको हायर प्लेन में यात्रा करनी होती है, हमको फिर उस हायर प्लेन में जाना होता है, तो उसकी यात्रा करनी होती है। तो वो ये इस बदलाव को बताता है। तो ज्येष्ठा से जब ग्रह आते हैं इसमें मूला में, तो प्रौढ़ अवस्था से हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और हमको हायर प्लेन में जाना है, तो वहां थोड़ी सी हमारी तैयारी होती है। बावजूद जो गंडान क्षेत्र है, माना जाता है कि यह कार्मिक क्षेत्र है। कार्मिक हमारे पिछले जन्म के जो कुछ कर्म शेष होते हैं, उसको बताता है ये जो है। और ये इस क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं, कोई नहीं होता। इसके स्वामी आपके अच्छे कर्म यदि है, और आपके जीवन में पुराने कुछ कर्म शेष नहीं है, तब तो अच्छा है। लेकिन जब हम इस भौतिक जीवन में आए हैं, तो हमारे बहुत सारे कर्म शेष होते हैं, और वो इससे पता चलता है कि यदि आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में यदि ग्रह इस जगह पर हो, पहले क्या कहते हैं गंडान क्षेत्र में पड़े हो, खास तौर पर अभी चूंकि हम केतु गंडान की बात कर रहे हैं, और ये क्षेत्र जो है ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का क्षेत्र है, तो यहाँ आप स्पेशली ध्यान रखिए कि यदि आपका कोई ग्रह है यहाँ, जैसे चंद्रमा है, यदि चंद्रमा यहाँ है जन्म के समय में यहाँ बैठा हुआ है, और शुरुआती एक अंश में यदि धनु में है, तो वो आपको मूल के शुरुआती एक अंश में होगा, वहां पर है, मैंने 0 से लेकर 1 अंश के बीच में हो, या वो ज्येष्ठा के क्षेत्र में आता है, वो 29 से 30 डिग्री के बीच में हो, तो सबसे ज्यादा परेशानी वाला ये समय है। और ये जो ये समय है, ये हमने बताया कि 3 सितंबर से शुरू हुआ है, और ये ट्रू नोट से 5 अक्टूबर तक का समय है। 3 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का समय है। और यदि आप मीन नोट से लेंगे, तो ये लगभग 7 से 8 तारीख को शुरू हुआ है, और ये जाएगा लगभग अगले महीने के अक्टूबर में 7-8 तारीख के बीच में जाएगा। तो ये जो पीरियड है, ये बहुत सारी दुनिया भर के लिए कहलाता है, ये पीरियड जो है उठापटक का पीरियड है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि यदि आप हवाई जहाज पर यदि आपने यात्रा की होगी, तो जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ करने के समय थोड़ी सी एक घबराहट होती है, खासकर जो पहली दफा विमान पर बैठा हो उसको तो स्पेशली होती है, और जो रेगुलर भी जाते हैं उनको भी ये दिक्कतें होती है जब टेक ऑफ कर रहा होता है।
जब तक कि टेक ऑफ नहीं कर लेता है, वो धरती से वायु में नहीं चला जाता है, तो दिक्कतें होती हैं, लोगों को महसूस होती है। और फिर जब वो उतरता है विमान हवाई अड्डे पर, तो जो एक बार उतरता है तो एक मेजर एक तरह से वो होती है, बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है। तो उसी तरह का ये क्षेत्र है, ये गंडक क्षेत्र है। तो ऐसे में इस स्थिति में आप गुजर रहे हैं, तो यदि आप तैयार नहीं हैं, तो अचानक से झटका आपको लग सकता है। और यदि कुंडली में स्थितियां खराब हो, जैसे आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए फेटल हो सकता है, घातक हो सकता है। तो ये केतु का इस क्षेत्र से गुजरना स्पेशली ये महत्वपूर्ण है। और दुनिया भर में देखिएगा अभी स्थिति, अभी देखिए भारतीय पार्लियामेंट में क्या हुआ, कृषि विधेयक को लेकर क्या कहते हैं, अभी कल जो घटनाएं हुई है, नाटकीय घटनाएं हुई है, आपने देखा। क्योंकि अभी जो है ये मूल में से निकल रहे हैं और केतु निकल जाएंगे कायदे से। तो ये 23 को निकलेंगे, तो वो चले जाएंगे ज्येष्ठा में। तो ये एकदम अंतिम शुरुआती अंश पर है धनु राशि में और मूल नक्षत्र में, और यहाँ से इनको ज्येष्ठा में जाना है, तो एकदम डेडली क्षेत्र में है। तो आप देखिएगा भारत में ये घटनाएं हुई हैं और भी जगह इसकी घटनाएं होंगी। और ये जो समय है ये गंडान क्षेत्र का है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस गंडान क्षेत्र से अभी जनवरी में शनि निकले हैं। ये शनि उससे पहले जब आए थे धनु में, तो यहाँ से गुजरे थे। गुरु निकले थे स्कॉर्पियो से, आए थे धनु में, तो एक्टिवेटेड है। और छोटे कई ग्रह यहाँ से निकले हैं, तो ये एक्टिवेटेड है। खासतौर पर जब क्या कहते हैं ये सूर्य का जब हुआ है 2019 में दिसंबर में जब सूर्य ग्रहण हुआ था, और फिर जून में जब सूर्य ग्रहण हुआ है, तो उसके बाद कई ग्रह निकले हैं यहाँ से। तो ये गंडांत बहुत एक्टिव है और केतु यहाँ से निकल रहे हैं। और केतु क्या है, केतु जो है अग्निकारक ग्रह है, और ये अग्निकारक राशि से ये जलीय राशि में जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि वो एक अपने अच्छी राशि से, धनु से वहां जा रहे हैं अपने उच्च की राशि में। यदि पराशर जी की बात माने तो उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है। और जब वो वहां आकर स्टेबल हो जाएंगे, गंडान क्षेत्र से निकल कर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो अभी दुनिया भर में उठापटक चल रही है उसमें स्थितियां अच्छी होगी, निश्चित रूप से होगी। अब यहाँ एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है। मूल के देवता कौन है? मूल के देवता देवी निऋति कही गई है, जिसको कई लोग काली के रूप में भी देखते हैं। और आप काली के रूप को जानते हैं। काली जो है दुनिया के जो है, जो भी माने जो अति भौतिकता है उसका विनाश करती है। राक्षसों के विनाश के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें हमने देखा कि कैसे क्या कहलाता है अति भौतिकता का नाश। अभी नैऋति में जब केतु थे, तो कैसे क्या कहते हैं दुनिया भर में कोरोना फैला। और ये कोरोना हम बराबर कह रहे हैं कि कोरोना जो है ये हमारे पूरे आमूल सोच को बदलने के लिए आया है। यदि हम अपनी सोच को बदलते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। यदि हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं तो दिक्कतें हैं, इसको ये बता रहे हैं। और उधर जब ज्येष्ठा में जाएंगे तो ज्येष्ठा के स्वामी कौन है? वो इंद्र कहे गए हैं। इंद्र कौन है? इंद्र हम सब जानते हैं कि स्वर्ग के उनको देवता अधिकारी माना गया है। और इंद्र जो है ज्येष्ठा, वो हमारे जीवन में हमारे लीडरशिप को बताता है। इंद्र जो है देवताओं के लीडर है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र भी लीडर को बताता है, और वैसे लोगों को बताता है जो सत्ता के नशे में चूर लोग होते हैं। तो स्पेशली जब ये केतु वहां जाएगा, ज्येष्ठा में जाएगा, अभी 23 तारीख को निकल कर और 19 को निकल कर आ चुका है, तो ये यहाँ आएगा तो हमारे नेताओं में, दुनिया भर के हमारे जो नेता हैं, चाहे राजनीति के नेता है, सामाजिक जीवन के नेता है या अर्थव्यवस्था के नेता है, सबके जीवन में उथल पुथल क्रिएट करेगा यदि वो अति भौतिकता का सहारा ले रहे होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो एक बहुत बड़ा माने परिवर्तन हो रहा है। अभी जो आपने देखा नैऋति में गुजरते हुए जब केतु थे, तो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया जो ड्यूटीफुल नहीं थे, जो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे थे।
अब ये वहां आ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे नेताओं को ठीक करेंगे। इंद्र की पूरी कहानी जो है, आप यदि वेद में जाएं या पुराणों में जाएं, वेद में तो नहीं, स्पेशली पुराणों में बहुत ज्यादा चर्चा मिलती है कि कैसे इंद्र जो है किसी भी ऋषि के तप से तुरंत, छोटी सी भी तपस्या से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि वो ऋषि उनकी सत्ता को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए आ रहा है, तो उसके भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं। तो ये बताता है कि नेता जो लोग होते हैं कहीं भी, चाहे वो देवलोक में हो चाहे पृथ्वीलोक में हो, सभी नेता जो है, गद्दी जो है, पावर जो है, वो हमें सबसे ज्यादा कमजोर करके रखता है। और ज्येष्ठा उसको बताता है, और ये तामसिक क्षेत्र में है, तो नेता जो है कहीं ना कहीं तामसिक होता है। वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये बहुत सारी दिक्कतें करता है। तो आने वाले समय में बहुत, और आठवां कालपुरुष कुंडली में आठवीं राशि भी है, तो आठवीं राशि सभी चीजों को बताती है। अल्टीमेटली वो तंत्र मंत्र को बतलाती है, लेकिन उसके अलावा वो जो है वो बताती है कि वो जो क्षेत्र है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का क्षेत्र है। तो जब वहां आएंगे, केतु आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को स्पेशली, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जब ये इनका गोचर होगा, तो नेताओं के लिए, हमारे जो लीडरशिप है, चाहे इकोनॉमी के, चाहे हमारे सोशल एरिया के, या हमारे पॉलिटिकल एरेना के, जो भी है उन लोगों को, और वो जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको वो सात्विक बनाने का, उनको सही करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु जो है मोक्ष के कारक ग्रह। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये यहाँ गोचर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, पराशर जी ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में गंडांत पर क्या कहलाता है कि उपचार बताए, और उन्होंने इस क्षेत्र के गंडांत पर, जो ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र का क्षेत्र है, जो स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस साइन का जो क्षेत्र है, इस पर उन्होंने पूरे 2 चैप्टर अर्पित किए हैं। तो हमें उस बेसिक उनको यदि जो पढ़, आप चाहे तो उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हम आपको 2-3 चीज बताना चाहते हैं। ये जो होते हैं, ये आप इस समय ये जो क्षेत्र है स्पेशली नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ है, वायव्य क्षेत्र से है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ हो तो स्पेशली ये चीज लागू होता है। तो आप इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं कि वायु देव की आराधना कर सकते हैं। और आप ये नॉर्थ वेस्ट में बैठकर, नॉर्थ वेस्ट दिशा में बैठकर यदि वायु देव की आराधना करते हैं, आराधना करने का मतलब ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। वायु देव के एक स्वरूप हम सब लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, कौन है? हनुमान जी उनके पुत्र माने गए, वायु के पुत्र माने गए। तो हनुमान को यदि आप ध्यान करके यदि आप करते हैं, तो इस क्षेत्र से आप, माने ये जो गंडांत से केतु गुजर रहे हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आपकी जो इनस्टेबिलिटी है, जो आपके दिमाग में जो फियर है, जो भय है, उससे बचने का मौका मिलेगा। तो आप इनको एक आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि ये आप, चूंकि केतु है, तो आप डायरेक्ट क्या कहलाता है, गणेश, हमारे जो मूलाधार चक्र के स्वामी माने गए हैं गणेश, श्री गणेश, और इसके कारण हम उनके हर पूजा, जो हमारी जो वैदिक पूजा होती है उनमें सबसे पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो आप गणेश की पूजा करें, गणेश को किसी भी मंत्र से याद करें, या गणेश का ध्यान करें, या रूट चक्र पर क्या कहलाता है ध्यान केंद्रित करें। तो आपको इस समय की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट होगी, अनस्टेबल होगी, आपको क्रोध आएगा, तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। यहाँ जाने से पहले हम एक चीज और जिक्र करें, हम चर्चा नहीं कर पाए, इसमें स्पेशली ध्यान रखिए कि इस पूरे पीरियड में, चूंकि इस समय मंगल भी क्या कहलाता है गंडांत में होंगे, स्पेशली क्या कहलाता है 29 तारीख से लेकर लगभग 10-12 तक। तो पूरा मैं रेंज आपको कहूंगा कि अभी से लेकर आप लगभग आप अक्टूबर के 10 तारीख तक सबसे ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि मंगल भी गंडांत में होंगे, हालांकि वो रेवती और उस गंडांत में है, सेकेंडरी गंडांत में है, लेकिन वो भी वो है, और वो भी जा रहे हैं काल, तो उल्टी चक्र से चल रहे हैं, वो भी आग अग्नि क्षेत्र से जा रहे हैं उसमें। तो अग्नि क्षेत्र में तो भाई आपको फायर एनर्जी हायर होगी, लेकिन जब वो जाएंगे वाटर में और केतु भी जाएंगे तो इमोशनल टर्मोइल देंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहद जरूरी है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि इस पीरियड में अभी कम से कम 23 तक आपको स्पेशली ध्यान रखना है, हमने लेट से ये किया कि आपको कभी भी बहुत गर्म नहीं होना है, कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। और बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ मानसिक उथल पुथल होगा,
कुछ पुरानी अतीत की चीजों को के कारण आपको आपके साथ दिक्कतें होंगी। तो इस समय में बड़ी शांति रखनी है और स्पेशली हम आपको कहेंगे, वैसे तो देखिए यदि आप 3-20 का क्षेत्र लीजिएगा तो 18 नवंबर तक केतु रहेंगे, लेकिन मंगल और केतु दोनों एक साथ गंडांध में लगभग 10-12 तक है। तो 7 तक केतु है, फिर मंगल है, तो इसलिए हम आपको स्पेशली कहना चाहते हैं कि 10 अक्टूबर तक आप बहुत सतर्क रहें। स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो तो बेहद सावधान रहिए, चाहे आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र के पहले चरण में हो, चाहे ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में हो, इन सब लोगों को ध्यान रखना है जिसका चंद्रमा है। उसके अलावा यदि कोई दूसरा भी ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित जो आपके कुंडली में जो चीजें हैं उससे संबंधित कुछ फेटल चीजें हो सकती है। यदि जॉब का क्षेत्र है तो जॉब में आपकी जॉब जा सकती है। यदि स्वास्थ्य का क्षेत्र है तो स्वास्थ्य माने हेल्थ को 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है या 1st हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हेल्थ ये हो सकता है। और यदि किसी की मारक दशा वगैरह चल रही है तो फेटल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और आप ये काम कीजिए। मित्रों ये कुछ बातें जो मुझे थोड़ा सा केतु के गंडांत के बारे में बतानी थी, आपसे शेयर किया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,